Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal. I'm visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. You must be the students of BCom program semester 3 CBCS. The subject is company law. In the last class, I have started with the second unit and I have covered the topics. First, I'll tell you the syllabus again, the syllabus content of unit 2. It will include memorandum of association and its alteration, article of association and its alteration, doctrine of constructive notice and indoor management, prospectus, shelf and red herring prospectus, misstatement in prospectus, book building. यहाँ तक हमने अभी तक कवर कर लिया. यूनिट 2 में हम यहाँ तक का सिलेबस कवर कर चुके हैं. आज जो सिलेबस हमें कवर करना है वो है इशू, अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, कॉल ऑन शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट कैपिटल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बायबैक एंड डीमैट सिस्टम. तो ये वाला जो आपका सारा है शेयर एंड शेयर कैपिटल, ये सारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे. बुक्स इसके लिए अनिल कुमार सर की आप रेकमेंड कर सकते हैं, कंपनी लॉ की. नहीं तो उसके अलावा रीना चड्डा, एस चड्डा की बुक आती है, नहीं तो एनडी कपूर, भारत भूषण, ये वाली बुक आपको मिल जाएगी. ठीक है, इसके लिए आपको लेटेस्ट एडिशन मिल जाता है तो सबसे अच्छा है. और अगर आपको लेटेस्ट एडिशन नहीं मिल पा रहा है तो आप 1-2 साल पुराना एडिशन भी ले सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है. इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. तो ये जो शेयर एंड शेयर कैपिटल जो आज हमें शुरू करना है, इसका बेसिक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे. मैं यही सोच रही हूँ आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अकाउंट्स में ये पढ़ के आए हैं सारा. ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट का आपको आइडिया है, उसकी डिटेल्स हम आज करेंगे. तो हमें शुरू करना है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल. तो इसमें फर्स्ट हमें लेना है इशू, अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर. The capital of a company termed as share capital is divided into units and each unit is called a share. तो कंपनी की जो भी कैपिटल होती है जो हमें बैलेंस शीट में दिख रही होती है, उसको हम वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल के नाम से एक हमारा हेड होता है शेयर कैपिटल, जिसके अंदर हमें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल दिखाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, जिसको फर्दर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है. इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कैपिटल देखते हैं तो आपको अमाउंट के कॉलम में क्यूमुलेटिव सम मिलता है कि सपोज किसी कंपनी की कैपिटल 50 लाख है, उसका फिर आपको बाइफिकेशन देते हैं कि सपोज कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं एट ₹100 ईच. तो यहाँ पर यूनिट्स का क्या मतलब है कि वो जो 50 लाख की कैपिटल है वो 50,000 शेयर में डिवाइड की हुई है. ठीक है, इन यूनिट्स मतलब देयर आर 50,000 शेयर्स. तो वो जो हर एक यूनिट है उसको हम शेयर कहते हैं. The Companies Act defines a share as share in the share capital of a company and includes stock. तो शेयर कंपनीज एक्ट में शेयर को क्या बताया है कि शेयर कैपिटल में जो भी शेयर होता है किसी कंपनी का, तो वो शेयर जो मतलब यूनिट्स में जो डिवाइड होता है उसको हम शेयर बोल रहे हैं, और उसमें स्टॉक भी इंक्लूड है. शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी for the purpose of liability and interest thereto. तो शेयर को क्या बोला हुआ है, किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है. शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं. वो कोई भी नंबर हो सकता है, किसी ने हो सकता है बहुत ज्यादा शेयर खरीदे हो, किसी का छोटा सा उसमें प्रोपोर्शन हो, बट कोई भी शेयर होल्डर का कंपनी में कितना क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, जिसको कैसे मेजर करते हैं, इन द सम ऑफ मनी, कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. कि किसी ने सपोज 100 शेयर खरीदे हुए हैं, किसी ने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, तो इट इज मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी. तो उसका क्या पर्पस होता है, लाइबिलिटी निकालना होता है कि उन्होंने बाहर से कितना पैसा लिया हुआ है, किसी ने यहाँ पे कितना पैसा लगाया हुआ है और उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना है. ठीक है, कि लाइक अगर उन्होंने सपोज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया हुआ है तो वो एक लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करनी होती है, और उसके ऊपर उनको एक फिक्स डिविडेंड चार्ज होता है जो उनको देना होता है. कि सपोज 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 9% का डिविडेंड उनको देना पड़ेगा उसके ऊपर. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द शेयर. स्टॉक जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इट इंक्लूड स्टॉक. तो स्टॉक क्या है, इट इज द एग्रीगेट कंसोलिडेटेड होल्डिंग ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ पर्सन इन द कंपनी. तो जब उनकी कंसोलिडेट कर देते हैं हम बहुत सारे शेयर्स को, तो उसको हम एक स्टॉक बना देते हैं. द फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक. तो कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है.
तो उसमें फर्स्ट डिफरेंस इज अ शेयर मे नॉट बी फुल्ली पेड अप बट अ स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप। शेयर हो सकता है फुल्ली पेड ना हो, क्यों? क्योंकि हमारा उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल्स उसमें होती है। तो उसमें पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाते कि सपोज 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 रुपए हम एक साथ पे नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कई बार कि 2 रुपीज वो एप्लीकेशन पे लेते हैं, फिर 3 रुपीज वो उन्होंने आगे अलॉटमेंट पे मांगे होते हैं, फिर आगे 2 कॉल्स बना देते हैं, एक 2 रुपीज की, एक 3 रुपीज की। तो जिस डेट पर हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा शेयर फुल्ली पेड अप ना हो, उस टाइम सिर्फ हमारा 7 पेड अप हो या हमारा 8 रुपीज पेड अप हो। तो इट मे नॉट बी फुल्ली पेड अप शेयर, बट जो स्टॉक होता है वो हमेशा फुल्ली पेड अप होता है, उसमें पार्टली पेड अप वाली कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अ शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब पर शेयर की हमारे पास वैल्यू होती है कि एक शेयर सपोज 10 रुपए का है या एक शेयर 100 रुपए का है, तो इट हैज अ नॉमिनल वैल्यू। बट स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कंसोलिडेटेड शेयर्स होते हैं, जिनकी जो भी कंसोलिडेट होल्डिंग होती है किसी भी पर्सन की, कि उसने कुछ ये लिया हुआ है, कुछ ये लिया हुआ है, तो सबको कंसोलिडेट करके उसका स्टॉक बना दिया जाता है। तो उसकी कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। A share cannot be transferred in small fraction. शेयर को कभी भी स्मॉल फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि आधा शेयर दे दिया हमने, 1/4 शेयर दे दिया, ऐसे हम ट्रांसफर नहीं करते हैं ना। हम उसमें एक प्रॉपर फिगर होती है जो हमारी राउंड अप फिगर होती है कि हमने 10 शेयर दिए, 20 शेयर दिए या हमने एक ही शेयर दिया, बट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन, मतलब उसके पार्ट्स नहीं होते हैं। While a stock can be transferred in any fraction, but stock को किसी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो कंसोलिडेटेड है ना। तो उसको हम कह सकते हैं कि हम अपना आधा स्टॉक, सपोज हमारे पास 50,000 का स्टॉक है, हम 25,000 का स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, 25,000 का हमारे पास है, बट शेयर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। All shares bear distinctive numbers while stock disclose the consolidated value of the share capital. जितने भी शेयर हैं सब शेयर के डिस्टिंक्टिव नंबर है कि सपोज 50 शेयर हैं, 60 शेयर हैं, बट स्टॉक क्या होता है, वो तो क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है ना, उसको मिला के एक हमने कहते हैं हमारे पास एक स्टॉक है, तो दिस इज द कंसोलिडेट वैल्यू। बट शेयर हमारे पास होते हैं कि हमारे पास 50 शेयर है कंपनी के, हमारे पास 100 शेयर है उस कंपनी के, तो इट हैज डिस्टिंक्टिव नंबर। All shares are of equal denominations. Stock may be of unequal amounts. तो शेयर जो होते हैं उनकी डिनोमिनेशन इक्वल होती है, भले ही हम 10 शेयर दें या भले ही हम 1000 शेयर दें। अगर वो 10 रुपए का हमें देना है तो वो 10 रुपए ही रहेगा, तो इट हैज इक्वल डिनोमिनेशंस। बट स्टॉक का जो है अलग अलग अमाउंट हो सकता है कि वो एक टाइम पे, लाइक अभी कंपनी जो है घाटे में थोड़ा चल रही है तो वो स्टॉक को थोड़ा सस्ता बेच देंगे, ठीक है, बट वही स्टॉक फिर वो आगे जाके वो और भी प्राइस उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके अनइक्वल अमाउंट्स हो सकते हैं, बट शेयर की डिनोमिनेशन इक्वल होती है। Unlike shares, stock cannot be directly issued in the first instance. Only fully paid up share can be converted into stock. तो सिर्फ जो भी फुल्ली, क्योंकि हमने बोला था स्टॉक क्या है हमारा, फुल्ली पेड अप है, ठीक है, तो इसलिए जो भी शेयर हमारे फुल्ली पेड अप होते हैं उन्हीं को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पार्टली पेड अप शेयर है और हमें उसको स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो पहले उनको फुल्ली पेड अप ही करना पड़ेगा, तभी वो हमारे उसमें स्टॉक में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जबकि शेयर में ऐसा नहीं है, आप चाहो तो शेयर ट्रांसफर कर सकते हो कि बाकी की कॉल जिसको आप बेच रहे हो वो पर्सन खुद पे कर देगा, तो इट डिपेंड्स, बट it cannot be, share stock cannot be, we cannot get stock until the shares are fully paid up. जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होंगे स्टॉक में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। So these are the various differences between share and stock. I hope this is clear till now. कोई भी डाउट है आप QA टैब में लिखते रहिए, I'll take it up at the end. Now, prospectus issued by a company is an invitation to the public to make offer for the company's share. तो जब भी सेल होती है ना, सेल वहां पर क्या होती है, सेल दो चीजों से मिलके बनती है, एक होता है ऑफर और एक होता है एक्सेप्टेंस। तो जब वहां पर ये दोनों चीज हो जाती है तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर बन जाता है कि पहले किसी ने ऑफर किया और फिर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। कि जैसे अगर हम सपोज हम कुछ खरीदने गए हैं तो पहले हम ऑफर करेंगे कि सपोज हमें ये चीज खरीदनी है, दुकानदार जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि वी हैव एक्सेप्टेड, तो हम वो उसको खरीद के ले आते हैं, वहां पर एक हमारा काम पूरा हो जाता है। फाइन। तो शेयर में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है कि वहां पर पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑफर करो। ऑफर कैसे करो कि वहां पे पहले वो प्रोस्पेक्टस देके
जो पर्सन होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो वो ऑफर करते हैं कि मुझे इस कंपनी के 100 शेयर चाहिए, तो दिस इज एन ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस क्या कर रहा है, वो लोगों को इनवाइट कर रहा है कि वो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए ऑफर करें। तो एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इज द ऑफर फ्रॉम द एप्लीकेंट टू परचेज शेयर। तो जब भी पर्सन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करता है तो वो ऑफर कर रहा है कि मैं आपकी कंपनी के इतने शेयर खरीदना चाहता हूँ, ही इज ऑफरिंग। और जब उसको अलॉटमेंट हो जाती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी ऑफ द ऑफर। तो अगर कंपनी उसको अलॉट कर देती है कि अगर उसने 100 शेयर्स के लिए ऑफर किया था कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं और कंपनी उसको 100 शेयर अलॉट कर देती है, तो वो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाती है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कई बार, जैसे आपने प्रोराटा पढ़ के आए हो, तो उसमें क्या होता है कि मतलब वहां पर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं पर नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, तो जो लोग जितना डिमांड करते हैं उतने शेयर्स उनको कई बार नहीं मिलते, उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलते हैं कि जो लोग 100 शेयर मांग रहे हैं उनको 75 शेयर मिले। तो ऑफर तो 100 शेयर का था, अलॉटमेंट 75 शेयर की हुई है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, प्रोस्पेक्टस वो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आप आके ऑफर करो शेयर्स के लिए। तो वो ऑफर कैसे करती है पब्लिक, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर कंपनी में सबमिट करती है कि उनको कितने शेयर खरीदने हैं, और जब अलॉटमेंट हो जाती है तो वो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस आ जाता है। The communication of acceptance of this offer by an allotment letter or notice give rise to a valid contract between the company and the shareholder. तो जब कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तो वो जो अलॉटमेंट कर रही है ना, उसका एक लेटर या कोई भी नोटिस जो है वो उस पर्सन तक पहुंचना चाहिए। और जब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है कि यहाँ से उन्होंने एक अपना अलॉटमेंट लेटर भेज दिया उस पर्सन को, तो वो एक वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो फिर दोनों को फुलफिल करना मैंडेटरी है। मतलब फिर ना तो पर्सन उसको रिवोक कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, और कंपनी उसको मना नहीं कर सकती है। अगर उसने लेटर दे दिया तो मतलब उसको उस पर्सन को इतने शेयर्स उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने बिजनेस लॉ अगर आपने पढ़ा है तो उसमें पढ़ा भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब ऑफर और ये एक्सेप्टेंस दोनों हो जाती हैं तो वहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वहां पर अराइज हो जाता है। फाइन, अ वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर हैज शुड कंप्लाई दी फॉलोइंग्स। तो अगर एक वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो रहा है तो उसमें फॉलोइंग जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल वहां पर होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, allotment should be made by proper authority. The board should pass a resolution of allotment at its meeting. तो जो भी allotment होगा वो proper authority करेगी, कि ऐसा नहीं कि XYZ कोई भी वहां पर कह देगा कि हाँ आपको शेयर मिल गए, तो उसको ऐसे शेयर नहीं मिलेंगे। जो भी proper authority है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या जो भी उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, अगर वो साइन करके एक अलॉटमेंट लेटर को भेज देते हैं तभी वो अलॉटमेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और उसके लिए बोर्ड को जो है एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हाँ हम इन लोगों को ये वाले शेयर्स अलॉट कर देंगे, तब वो हमारा अलॉटमेंट वैलिड अलॉटमेंट माना जाता है। इट शुड बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन रीजनेबल टाइम के सपोज जिस डेट पे उन्होंने अपने ये शेयर्स निकाले हैं मार्केट में, तो 30 दिन का उनको टाइम है कि 30 दिन के अंदर अंदर उनको अलॉटमेंट करनी है। तो अलॉटमेंट तभी वैलिड होगी जब वो उसी टाइम पीरियड के अंदर की जाएगी। अगर उसके बाद वो की जाती है तो वो एक वैलिड अलॉटमेंट नहीं है, वो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर नहीं बनता है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कंपनी अलॉट कर रही है तो उसको एक प्रॉपर नोटिस या कोई भी लेटर उस पर्सन को भेजना पड़ेगा जिसको अलॉटमेंट की जा रही है, जब भी उसको ये पता चलेगा कि हाँ मुझे शेयर अलॉट हो चुके हैं। नहीं तो क्या होता है, वो ये मान के चलेगा कि इस कंपनी का शेयर तो मुझे मिला नहीं, तो वो क्या कर सकता है कि वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर अप्लाई कर सकता है, वहां से उसके पास लेटर आ गया कि आपको शेयर मिल गया, तो वो अपना पैसा वहां लगा देगा और यहाँ वाला जो है वो इन बिटवीन रह जाएगा। फिर कंपनी उसको ये ब्लेम नहीं कर सकती कि आपने हमारी कंपनी के शेयर मांगे थे और हमने आपको अलॉट कर दिए, फिर आपको ये शेयर खरीदने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी की तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, उस पर्सन को नॉलेज ही नहीं है इस बात की कि उसको शेयर मिल चुके हैं, तो वहां पर वो बाउंड नहीं है उन शेयर्स को खरीदने के लिए। फिर है इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एंड मस्ट कंफर्म टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन, अदरवाइज द एप्लीकेंट विल नॉट बी बाउंड बाय द अलॉटमेंट।
तो इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब अगर कंपनी कोई भी शेयर एक पर्सन को अलॉट कर रही है तो उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकती कि आप ये करोगे जब ही आपको शेयर मिलेंगे। उसने एक एप्लीकेशन दी है, अगर उनको वो एप्लीकेशन समझ में आती है तो वो सीधी सीधी अलॉटमेंट करेंगे, वहां पर कोई भी कंडीशन रखी नहीं जाएगी। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो वो जो एप्लीकेंट है, वो जो पर्सन है, उन शेयर्स को खरीदने के लिए बाउंड नहीं है। फाइन, तो these are the various terms and condition which should be fulfilled, तभी एक वैलिड अलॉटमेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्या है? In case of public offer of share, a company is required to file a copy of prospectus with the registrar of company for registration। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी वहां पर अपने शेयर्स निकाल रही है मार्केट में, तो उसको जो अपना उसने प्रोस्पेक्टस निकाला है उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी देना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये कंपनी वहां पर अपने शेयर्स मार्केट में निकाल रही है बेचने के लिए। The amount stated in the prospectus as minimum subscription must have been subscribed for within a period of 30 days for the issue of prospectus or such other period as prescribed by SEBI। तो जो भी prospectus निकाला जाता है उसमें minimum subscription होता है कि सपोज उन्होंने 10 लाख का अभी निकाले हैं शेयर्स कि वो 10 लाख के शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे मिनिमम निकालते हैं कि अगर हमें 5 लाख के भी अमाउंट रिसीव हो गया तो हम उसको एक सब्सक्रिप्शन मानेंगे। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि कम से कम उतना रिसीव होना चाहिए। अगर उतना भी रिसीव नहीं हो रहा तो फिर कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर जब भी इन्होंने मार्केट में शेयर निकाले हैं तो एक वो टाइम पीरियड रखते हैं, या तो वो 30 डेज होता है कि या तो जब भी इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, इशू करने के 30 डेज के अंदर अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, या फिर जो भी टाइम उन्होंने सेबी ने उनको बताया है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है जब तो वैलिड अलॉटमेंट होगा, नहीं तो वो वैलिड अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उनको मैंडेटरी होता है कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट वहां पर रखें और कम से कम उतना रिसीव करना पड़ेगा, उसके नीचे वो फिर अलॉटमेंट नहीं कर सकते। A sum of at least 5% of the nominal value of shares must be received in cash by the company as application money। तो जो भी उनकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है उसका कम से कम 5% उनको एज एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए। जैसे वो एप्लीकेशन रखते हैं ना कि आपको 2 रुपीज देना है या आपको सपोज 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी देनी है, तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ 5% कि जितना भी उन्होंने दिया उसमें कम से कम 5% उनको रिसीव होना चाहिए। All application money received from the public for subscription to the securities shall be kept in separate bank account in scheduled bank and shall be utilized only for prescribed purpose। जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो वो उनका कंपनी का जो अकाउंट खुला हुआ है वो उसमें उस पैसे को रिसीव नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है शेड्यूल्ड बैंक में, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारे SBI है या हमारे ये वाले जो भी नॉर्मल बैंक है, जो नॉर्मल हमारे बैंकिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक का मतलब होता है कि RBI में है जो भी शेड्यूल के अंदर होता है, शेड्यूल 2 के अंदर, उसको हम ये बोलते हैं। तो वहां पर उनका एक सेपरेट अकाउंट ओपन होना चाहिए और सारी एप्लीकेशन मनी वो उसी में रिसीव करेंगे, और जो भी मनी रिसीव की जाएगी वो उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाएगी जिसके लिए मेंशन है, वो किसी और पर्पस के लिए उस मनी को यूज नहीं कर सकते। If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus, the amount received from applicant should be returned within a period of 15 days from closure of such issue, failing which directors and other officers responsible for default shall be jointly and severally liable to repay that money with interest at the rate of 15% per annum। तो जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि जब भी वो निकालेंगे अपना इशू तो उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव करना मैंडेटरी है कि 30 दिन के अंदर
अंदर अंदर उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव होना चाहिए। इन केस नहीं हो रहा है, अगर वो 30 दिन के अंदर वो मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मनी उन्होंने रिसीव की है, ठीक है, तो मनी कुछ, उसका मतलब है मनी कुछ तो रिसीव की है पर मिनिमम अमाउंट नहीं हो पाया, तो जितनी भी मनी रिसीव की है वो सारी उनको वापस करनी पड़ेगी उन एप्लीकेंट्स को जिससे पैसा उन्होंने रिसीव किया 15 दिन के अंदर अंदर। जब वो इशू उनका क्लोज हो जाएगा, जो हम कह रहे हैं 30 डेज का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, तो उसके 15 दिन तक के अंदर अंदर वो जो मनी उन्होंने रिसीव की है वो उनको वापस करनी पड़ेगी। और अगर वो टाइमली वापस नहीं करते हैं, तो जो भी डायरेक्टर या दूसरे ऑफिसर्स जो उस प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी लाइबिलिटी वहां पर अराइज हो जाएगी। उनको माना जाएगा कि दीज पर्सन आर एट डिफॉल्ट, इनकी गलती है यहाँ पर, और उनको वो पैसा पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर कि क्या होता है। Whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, it shall file with the registrar a return of allotment in the prescribed manner. तो जब भी कोई कंपनी शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल है वो सिक्योरिटीज अलॉट करती है, मतलब जब भी कोई कंपनी अलॉटमेंट कर देगी, तो उसके बाद क्या है कि उसको रजिस्ट्रार को वो पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसने कितने पर्सन्स को कितने कितने शेयर दिए हैं, मतलब जो भी उनका अलॉटमेंट रहा वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में वहां पर रजिस्ट्रार के पास वो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। In case of any default, the company and its officer who is in default shall be liable to a penalty for each default of ₹1000 for each day during which such default continues, or ₹1 lakh whichever is less. तो अगर वो यहाँ पर ये जो भी रिक्वायरमेंट है कि उनको रजिस्ट्रार को ये वाली चीज पूरी प्रेस्क्राइब मैनर में देनी है, जिन्होंने क्या अलॉटमेंट किया, कैसे किया, पूरी रिटर्न एक वहां पर उनको सबमिट करनी है, तो अगर वो नहीं कर पाते हैं, जिस डेट पर उनको करनी थी उस डेट तक अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो जो भी कंपनी या ऑफिसर डिफॉल्ट पर है उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी ₹1000 पर डे। जितने दिन वो डिले करते जाएंगे तो ₹1000 पर डे की पेनल्टी लगती जाएगी, या फिर 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है, तो इसमें या तो ₹1000 पर दिन जितने भी दिन का डिफॉल्ट रहेगा, नहीं तो 1 लाख, कि अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो पर डे की पेनल्टी चार्ज होती जा रही है, तो अगर वो 1 लाख एक्सीड कर जाती है तब उनको 1 लाख रुपीज देना। तो वो इसलिए लिखा है विच एवर इज लेस, जो भी अमाउंट कम होगा वो उनको एज पेनल्टी फीस वहां पर पे करनी पड़ेगी। Section 40 provides that every company intending to offer share or debenture to the public for subscription shall have to make an application to one or more recognized stock exchanges for permission of such share or debenture to be dealt on the stock exchange. तो सेक्शन 40 क्या कहता है, कोई भी कंपनी जो अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, तो उसको एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको परमिशन के लिए एक या एक से ज्यादा स्टॉक में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है एक स्टॉक एक्सचेंज उसको रिप्लाई प्रॉपर ना करे, तो वो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी वहां पर डील करके चलता है कि मैं अपने ये वाले शेयर या ये वाले डिबेंचर मार्केट में लाना चाहता हूं ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इज every company making public offer of any security shall issue the securities only in dematerialized form by complying with the requisite provision of Depository Act 1996. तो जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है अपने सिक्योरिटीज का, तो वो सिर्फ डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म, जो हम डीमैट फॉर्म कहते हैं, आपने सुना होगा, तो वो डीमैट फॉर्म में ही अपनी सिक्योरिटी को इशू कर सकती है, क्योंकि इसके प्रोविजन डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है, उसके अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू करेगी तो उसको डीमैट फॉर्म के अंदर ही वो सिक्योरिटी इशू करनी है और किसी में नहीं कर सकते। फाइन, तो दिस इज रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। नाउ फॉरफीचर आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर अपनी कोई भी पर्सन
जिसको शेयर अलॉट हो चुके हैं, अगर वो कॉल मनी टाइमली जो भी उससे मनी डिमांड की जा रही है, अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि उसके शेयर को वो फॉरफीट कर लेता है। तो forfeiture is the withdrawal of shares due to non-payment of any call by the shareholder or for any other ground as may be provided in the articles. तो forfeiture कि अगर कोई भी शेयर होल्डर टाइमली अपनी कॉल मनी पे नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर को विड्रॉ कर लेती है, उससे वापस ले लेती है, या फिर अगर उन्होंने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पर एओए की बात हो रही है, अगर एओए में उन्होंने कोई और रीजन ऐसा लिखा है कि अगर किसी पर्सन इस कोई डिफॉल्ट पर है, उसमें मेंशन होगा वो डिफॉल्ट, तो उस केस में भी उसके शेयर विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में कि जो आर्टिकल्स में मेंशन हो या फिर वो अपनी कॉल मनी नहीं दे पा रहा, तो उस वजह से उस पर्सन के, उस शेयर होल्डर के शेयर को विड्रॉ किया जा सकता है, जिसको हम फॉरफीचर कहते हैं। On forfeiture of shares, the member loses the amount paid thereon and his interest in the ownership of the share. तो ये आपको पता है कि जब भी शेयर का फॉरफीचर होता है तो जो भी अमाउंट उस पर्सन ने, उस शेयर होल्डर ने तब तक दिया होता है, वो सारा अमाउंट भी उनका फॉरफीट हो जाता है, उस मेंबर को वापस कुछ नहीं दिया जाता। ही लूजेस द अमाउंट ही पेड, और उसका जो भी इंटरेस्ट होता है ओनरशिप का शेयर्स में, वो सारा वहां पर खत्म हो जाता है, क्योंकि शेयर की ओनरशिप अब उसके पास नहीं होती, वो कंपनी के पास शेयर वापस चले जाते हैं। The power to forfeit share must be expressly given in the company's article. It cannot be implied. तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है? जो स्पेसिफिकली बोलकर लिखकर वहां पर दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर ये जो पावर ऑफ फॉरफीचर है, ये कंपनी के आर्टिकल्स में प्रॉपर लिखी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक शेयर होल्डर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनी का एओए और एमओए, उसकी प्रॉपर नॉलेज हर एक शेयर होल्डर को होनी चाहिए, उसने ढंग से एओए और एमओए को पढ़ा होना चाहिए। तो उसमें एक्सप्रेसली गिवन होना चाहिए कि अगर उसने ये नहीं किया तो उसके शेयर फॉरफीट हो जाएंगे। इम्प्लाइड क्या होता है? जहां मान के चला जाता है। तो यहाँ पर मान के नहीं चला जाएगा कि जैसे इम्प्लाइड का हम एग्जाम्पल लें, तो जैसे अगर सिंपल सी बात करें तो हम रोड पे जा रहे हैं तो बाहर बस चल रही है, ठीक है, तो बस चल रही है तो एक इम्प्लाइड ऑफर है कि आप बस में चढ़ो, तो वो ऑफर है, और अगर आप उसमें चढ़ जाते हो तो यू आर एक्सेप्टिंग, तो वहां पर वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा। बट अगर बस सड़क पे घूम रही है, वो पैसेंजर कैरी कर रही है, तो इट इज मेकिंग एन ऑफर की ट्रैवल इन आवर बस ऑन अ नॉमिनल फीस, जो भी उसकी जो भी चार्जेस हैं वो पे करके आप बस में ट्रैवल करो। तो वो एक इम्प्लाइड वहां पर ऑफर है, और अगर कोई उसमें चढ़ जाता है तो वो इम्प्लाइडली उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिस इज इम्प्लाइड, जहां मानकर चला जाता है। बट एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है? जहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ हो या स्पेसिफिकली बोल के बताया गया हो। तो फॉरफीचर का क्या मतलब है? फॉरफीचर के लिए क्या दिया हुआ है कि अगर कंपनी फॉरफीट करेगी तो उसको स्पेसिफिकली वहां मेंशन करना पड़ेगा कि इस केस में शेयर फॉरफीट किए जाएंगे। In order that the forfeiture is valid, the procedure expressly prescribed by article must be strictly adhered to. तो अगर फॉरफीचर को वैलिड कर रखना है कि हाँ हमने एक वैलिड फॉरफीचर किया है, तो उसके लिए जो भी आर्टिकल्स में प्रॉपर प्रोसीजर्स या जो भी उन्होंने वहां पर मेंशन किया हुआ है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। अगर वो ढंग से फॉलो नहीं किया गया तो वो एक वैलिड फॉरफीचर नहीं माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज राइट योर क्वेरीज इन द QA टैब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्स ऑन शेयर। कॉल ऑन शेयर का क्या मतलब है? कि जो भी कॉल मनी रह जाती है, जो हम बाद में डिमांड करते हैं अलॉटमेंट के बाद, वो कॉल ऑन शेयर होती है। तो आफ्टर अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट पेबल ऑन शेयर कैन बी कॉल्ड इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट। तो अलॉटमेंट के बाद, जैसे हमने बोला था, क्या होता है? पहले एप्लीकेशन मनी देनी होती है। एप्लीकेशन, जब आप शेयर ऑफर कंपनी को ऑफर करोगे कि मैं इतने शेयर खरीदना चाहता हूँ, तब आप कुछ मनी वहां पर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देती है, उस टाइम फिर आप कुछ पैसा देते हो, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट के बाद जो भी अमाउंट रह जाता है, उसको 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारे
कॉल्स होती हैं. द कंपनी हैज टू सेंड नोटिसेस फॉर सच पेमेंट ऑफ सच अमाउंट. तो कंपनी को उस वाली पेमेंट के लिए नोटिस भेजना पड़ता है कि ये वाला अमाउंट आपको पे करना है, तो वो उसको कॉल्स कहते हैं. Demand made by a company towards the payment of value of share in pursuance of resolution of board and the terms of article is termed as call. तो इसमें क्या है कि जो भी कंपनी डिमांड करती है, पहले रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि हाँ भाई अब हमें ये कॉल इस टाइम लेनी है, या जो भी आर्टिकल्स में टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेसिस पर जब भी कंपनी डिमांड करती है तो उसको हम कॉल कहते हैं. तो कॉल आई थिंक सबको समझ में आ गया ये. A company may, if so authorized by its article, accept from any member the whole or a part of amount remaining unpaid on any share held by him, even if no part of that amount has been called up. तो आपने सुना होगा ना कि वहाँ पे एडवांस कॉल का आपको लिखी होती है कि कुछ लोग एडवांस कॉल मनी पे कर देते हैं, कि कंपनी ने कॉल मनी डिमांड भी नहीं किया फिर भी उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी. तो ये कंपनी कर सकती है प्रोवाइडेड कि उसके आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसको ये ऑथोराइज किया गया हो, उसको ये पावर दी गई हो कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो अपनी नेक्स्ट कॉल का, जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं की है, उसका कुछ अमाउंट या पूरी कॉल मनी वो एडवांस में कंपनी को दे सकता है. A member of the company limited by share shall not be entitled to any voting right in respect of advance call amount paid by him until that amount has been called up. तो कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है उसको ये राइट नहीं है कि अगर उसने कोई एडवांस कॉल मनी रिसीव कर ली है, एडवांस कॉल मनी की उसने अभी कॉल नहीं किया पर शेयर होल्डर ने वो मनी पे कर दी, तो उस एडवांस कॉल मनी के बेसिस पर उसको कोई भी वोटिंग राइट, एक्स्ट्रा कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. उसको वही वोटिंग राइट तब तक मिलेंगे जो बाकी शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं, उसको एज कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलेगा वहां पर. A company may, if so authorized by its article, pay dividend in proportion to the amount paid upon each share. तो अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथोराइज करता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर कैपिटल, जो भी उनका शेयर का अमाउंट पेड अप है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उनको डिविडेंड पे कर सकती है कि जिसने जितना अमाउंट पे किया हुआ है उसके प्रोपोर्शन में उसको डिविडेंड दिया जाएगा. तो उसके इसमें जो भी पर्सन टाइमली अपने कॉल मनी या जो भी उससे अमाउंट डिमांडेड है टाइमली पे कर रहा है तो ही विल गेट द एडवांटेज ऑफ गेटिंग द डिविडेंड. अगर वो टाइमली पे नहीं करता क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिल रहा है तो उसको डिविडेंड वहां पर कम मिलेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्वेट कैपिटल. स्वेट कैपिटल क्या है? इट मींस equity share issued by a company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property right or value addition by whatever name called. तो स्वेट इक्विटी कैपिटल क्या होती है? कंपनी अगर नया इशू लेके आ रही है, ठीक है, अगर कंपनी कोई नए मार्केट में शेयर लेके आएगी तो वो शेयर वो पहले अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे वो दे सकती है, डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा, कि वो क्या देगा कि सपोज मैं कंपनी को एक पर्टिकुलर एसेट यहाँ पर दूंगा या मेरे पास एक फर्नीचर है, ये मैं कंपनी को दूंगा, उसके बदले में मुझे आप पैसा ना देके मतलब इतने शेयर्स मुझे प्रोवाइड कर दो, तो इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और चीज वहां पर देना और उसको उसके लिए प्रॉपर राइट्स वहां पर जो दिए जाते हैं तो उसको हम स्वेट कैपिटल कहते हैं. ठीक है, स्वेट का इक्विटी कैपिटल जो उस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को शेयर्स डिस्काउंट पे या किसी और बेसिस पर उनको शेयर दे देती है, वो स्वेट कैपिटल होती है. According to section 54, a company may issue sweat equity share of a class of shares already issued if the following conditions are fulfilled. तो कोई भी कंपनी जो अभी तक अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड, जो अभी तक उन्होंने शेयर इशू किए हुए हैं उसी में ही आगे फर्दर इशू वो स्वेट इक्विटी शेयर कर सकती है, प्रोवाइडेड कि ये कंडीशंस उनकी फुलफिल होनी चाहिए. The issue is authorized by a special resolution passed by the company.
तो अगर कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो पहले उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इशू होगा। The resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration if any, and the class or classes of director of or employees to whom such equity shares are to be issued. तो वो जो रिजोल्यूशन पास होगा उसमें क्या क्या चीज मेंशन होगी कि कंपनी कितनी स्वेट कैपिटल इशू करेगी, उस शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन की किस बेसिस पर वो क्या लेगी, मतलब जो हम कह रहे हैं या तो जैसे डिस्काउंट वहां पर मेंशन करेगी कि मैं इतनी डिस्काउंट पे दूंगा या इसके शेयर के बदले में मैं ये वाली चीज लूंगा, तो वो वहां पर उसको मेंशन करना पड़ेगा कौन से डायरेक्टर्स को कौन से एम्प्लॉयज को वो शेयर इशू किए जाएंगे। तो ये सारी चीज उस रिजोल्यूशन में पास कराई जाएंगी जो स्पेशल रिजोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। Where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity share should be issued in accordance with regulation made by SEBI. तो अगर कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी है, जो हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है, तो उस केस में जो भी सेबी की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पर जो है वो शेयर्स इशू किए जाएंगे। और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो जो भी उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस अपने आप बनाए हैं, कंपनी ने अपने आप बनाए हैं, उनको फॉलो किया जाएगा जब वो स्वेट इक्विटी कैपिटल को इशू करे। The rights, limitation, restriction and provision applicable to equity shares are applicable to sweat equity shares issued, and the holder of such share rank pari passu with the other equity shareholders. तो जो भी राइट्स, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस जो भी हमारे अवेलेबल हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वही सारे सेम राइट्स, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, सेम प्रोविजन हमारे स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी अप्लाई होंगे। इट विल रिमेन सेम और उनकी वही पोजीशन होगी कंपनी में जो बाकी शेयर होल्डर्स की होती है। तो दिस इज द स्वेट इक्विटी कैपिटल। तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपको कि व्हाट इज स्वेट इक्विटी कैपिटल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वेट इक्विटी कैपिटल। तो यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट इन माइंड। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। Employee stock option, तो according to section 2 subsection 37 of Companies Act 2013 define employee stock option as, क्या है employee stock option? The option given to the director, officer or employees of a company or of its holding company or subsidiary company or companies if any, which gives such directors, officer or employee the benefit or right to purchase or to subscribe for the share of a company at a future date and at a predetermined price. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज कौन कौन हो सकता है? डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कंपनी में जो भी ऑफिसर हैं जो बड़े लेवल पर हैं वो हो सकते हैं, या कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं उनको, या जो भी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी हो सकती है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो उसके लिए वो पहले बताएंगे कि मैं सपोज फ्यूचर डेट में, कि अभी अगस्त चल रहा है, कि मैं नवंबर में कंपनी के सपोज इतने शेयर खरीदना चाहता हूँ एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब पहले से ही प्राइस बता के कि मैं इस कंपनी के शेयर, इतने शेयर इस इतने रुपए के हिसाब से इस मंथ में खरीदना चाहता हूँ। तो ये वाली ऑप्शन जो है एम्प्लॉयज को दी जाती है। तो ये एक एडवांटेज ही हो गया, एक तरीके से उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि सपोज जैसे कंपनी एक काफी ग्रोइंग कंपनी है, तो जिस कंपनी का शेयर सपोज आज सपोज 230 रुपए का है, वो पता चलेगा उस टाइम 400 रुपए का हो जाएगा नवंबर तक। बट एम्प्लॉयज को वो वाला प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब अगर 230 में उन्होंने बोला है तो नवंबर में भी उनको 230 का ही वो शेयर मिलेगा, उनको 400 रुपए का शेयर नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव द कंपनी यूज टू गिव टू इट्स एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है तो ये यहाँ पर बेसिकली एज एन इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर एम्प्लॉयज चाहें तो वो इस कंपनी का शेयर फ्यूचर डेट पर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर खरीद सकते हैं। As per section 62 subsection 1 subsection B of the Act, where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares, such share can be offered to employees under a scheme of employee stock option। तो ये कब है कि जब कंपनी फर्दर इशू करना चाहती है, कंपनी सोच रही है
कि मुझे अपनी शेयर कैपिटल को अब सब्सक्राइब्ड जो शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज करना है, तो वो मार्केट में अपना इशू लाना चाहती है। तो उस केस में वो क्या करती है, पहले अपने एम्प्लॉयज को ये वाली ऑप्शन देती है कि अगर वो चाहें तो वो ये वाले शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, subject to special resolution passed by the company and subject to such condition as may be prescribed। तो उसके लिए पहले अगर उनको एम्प्लॉय को ये अपने शेयर्स ऑफर करने हैं तो पहले उनको ये रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और जो भी कंडीशंस वहाँ पे मेंशन होंगी वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो ये स्टेप ले सकती है कि अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर्स को ऑफर करे। Now difference between sweat equity shares and ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे काफी क्लियर है, स्वेट इक्विटी शेयर और ESOP। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है कि इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट और विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन। तो ये अपने एम्प्लॉयज को ही दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स भी, बट वो या तो डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसके कैश के अलावा किसी बेसिस पे दिए जा रहे हैं। बट उसमें ऐसा नहीं है कि पहले से उन लोगों को प्राइस फिक्स है, वो एट प्रेजेंट जो भी होगा उसमें कुछ डिस्काउंट देंगे या उनको कुछ और देना पड़ेगा एक्सेप्ट मनी। ESOP क्या है? इट इज अ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू परचेज शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस गिवन टू एम्प्लॉयज। तो यही डिफरेंस है कि वहां तो वो करंट प्राइस पे ले रहे हैं, बट यहाँ पर ये प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो पहले से प्राइस उनका फिक्स है, उस पे वो शेयर को सब्सक्राइब करेंगे। Sweat equity is issued as consideration for creation or transfer of intellectual property rights to the company or as other value addition. These can be issued to employees, officer and director of the company. तो उसमें बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनका बेसिकली वहां पर एक वो बनाना, लाइक उनको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो ट्रांसफर करना। बट ESOP में उनका बेसिक पर्पस क्या होता है? इट इज गिवन एज अ इंसेंटिव एंड रिटेंशन प्लान। जो मैंने बोला था कि उनको एज एन इंसेंटिव दिया जाता है, जो भी उनके एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स होते हैं उनको एज एन इंसेंटिव ये शेयर्स दिए जाते हैं। Sweat equity can be issued to the promoters of the company, whereas ESOP cannot be issued to promoters or promoter group. तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो प्रोमोटर्स को भी दिए जा सकते हैं, बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है, जो वहां पर काम कर रहा है उनके लिए होता है, तो प्रोमोटर्स के लिए वो शेयर अवेलेबल नहीं होते। Sweat equity shares are mainly intended to be issued to build up equity for directors or promoters with technical capability. तो स्वेट इक्विटी शेयर का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी डायरेक्टर्स है, प्रोमोटर्स है, उनको उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी के साथ उनको वहां पर बनाया जाए। बट यहाँ पर ESOP का बेसिक पर्पस क्या होता है? It is generally issued based on a scheme formulated by a company stipulating the eligibility criteria such as number of years of services, employee grade, etc. तो ESOP का बेसिक पर्पस क्या होता है कि इंसेंटिव देना। तो वो इंसेंटिव ऐसा नहीं है कि हर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को दे देते हैं कि नीचे की सपोज उनका जो ग्राउंड स्टाफ है या सबको लिए शेयर, नहीं, वो वहां पर डिसाइड करते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं या जो लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, ये बेसिकली ये ऑप्शन उनको दिया जाता है ताकि उनको रिटेन हम कर सकें, अब हमारी कंपनी छोड़ के ना जाए, तो उनको एज एन इंसेंटिव वो प्रोवाइड किया जाता है। There is minimum lock-in period of 3 years for sweat equity, whereas for ESOP minimum lock-in period is 1 year. तो जो स्वेट इक्विटी है उसका मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और ESOP का लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब कि इस पीरियड में वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या वो अपने शेयर्स को किसी और को बेच नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। जैसे अगर आपने अभी रिसेंट सुना होगा तो येस बैंक जो अभी पीछे काफी मतलब बुरी हालत में था, उसको फिर सरकार ने काफी देखा था, जो उसका आया भी था न्यूज में काफी कि येस बैंक को काफी नुकसान हो गया, उसके प्रमोटर्स वगैरह भाग गए हैं वहां पर। तो उसमें फिर SBI ने उसके शेयर्स को खरीदा था और उसमें फिर लॉक इन पीरियड लगा दिया था। आई थिंक उसका भी लॉक इन पीरियड 3 साल का है कि 3 साल तक उनके शेयर्स को कोई भी नहीं छेड़ सकता है। जिसने अगर शेयर वो खरीद लिया तो मिनिमम 3 साल उसको शेयर अपने पास रखने पड़ेंगे, उसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है 3 साल तक। दिस इज कॉल्ड
लॉक इन पीरियड की, जहां वो उसको ताला चाबी में बंद करके रख दिया, कितने टाइम के लिए आप इनको भूल जाओ, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो स्वेट इक्विटी शेयर में 3 साल और ESOP में 1 साल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स आप लोगों को सबको पता है, when a company accumulates a large surplus, it may convert this surplus into capital and divide it among the members in proportion to their rights. This is done by issuing fully paid shares representing the increased capital. तो बोनस शेयर्स क्या है कि जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा सरप्लस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कि कंपनी को काफी प्रॉफिट हो रहा है, उतना उसको री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है या कुछ भी, तो इफ ही हैविंग लार्ज सरप्लस, तो उस केस में वो उस सरप्लस को कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है, अपनी मतलब शेयर कैपिटल को बढ़ा देती है, और जो भी कैपिटल उसने इंक्रीज की अपने मेंबर्स में वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, किस प्रोपोर्शन में, जो भी शेयर्स उनके पास हैं, हर मेंबर के पास जितने भी शेयर होंगे, तो उस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर उसको वो मेंबर्स में डिवाइड कर देती है। तो वो कैसे करती है, उनको फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देकर, और जो भी बोनस शेयर इशू किया जाता है वो हमारी कंपनी की कैपिटल में रिफ्लेक्ट होता है, कि अगर उन्होंने 1 लाख का बोनस शेयर दिया है या उन्होंने सपोज 15 लाख के बोनस शेयर्स दिए हैं, तो वो हमारी कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल, वो 15 लाख से इंक्रीज्ड वैल्यू दिखाएगी, कि सपोज पहले 50 लाख था तो अब वो 65 लाख की कैपिटल दिखाएगी, ठीक है। तो बोनस शेयर जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस काफी इकट्ठा हो जाता है, तो वो फिर अपने शेयर होल्डर्स को जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स को इशू कर देते हैं, जो उनकी शेयर कैपिटल का पार्ट बनता है। A company may issue fully paid up bonus share to its members in any manner whatsoever out of, तो वो बोनस शेयर्स कहाँ से दिए जाते हैं, जो हम कह रहे हैं सरप्लस इकट्ठा हो गया, तो वो सरप्लस कहाँ से वो मान के चल रहे हैं, तो इट इज गिवन आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व, जो हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा जो होता है, तो वो होता है। दूसरा होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, तो जो हम अगर हमारा शेयर प्रीमियम पे जा रहा है, तो वो प्रीमियम हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आ रहा होता है। तो एक तो होते हैं फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, provided that no issue of bonus share shall be made by capitalizing reserves created by revaluation of asset. तो उन 3 में से तो दे सकता है, फ्री रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, CRR, बट बोनस शेयर के लिए अगर उन्होंने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट करके कोई भी रिजर्व क्रिएट किया था, तो उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं बोनस इशू करने के लिए, फाइन। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर हम उन रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं, जो हमने अभी बोला कैपिटलाइज नहीं करना है, बट देयर आर सम सिचुएशंस, देयर आर सम लाइक जहां पर हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ये ऑथोराइज कर रहा है, उसको ये पावर दे रहा है कि आप अपने प्रॉफिट और रिजर्व को कैपिटलाइज कर सकते हो, तब वो उसको कैपिटलाइज कर देगा। It has on the recommendation of the board been authorized in the general meeting of the company. कंपनी की जनरल मीटिंग में उसको ये पावर मिल गई कि आप अपने प्रॉफिट्स को जो या रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर दो, तब वो उसको कैपिटलाइज कर देगा। It has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by it. अगर जो भी डेट सिक्योरिटी थी उसमें कोई पेमेंट करनी थी, लाइक डिबेंचर्स हैं, उनकी टाइमली पेमेंट हो रही है, उनको टाइम पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, या और भी उनको कोई फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे करना था, अगर उन्होंने टाइमली पे किया हुआ है, वहां कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो उस केस में भी उसको वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। If it has not defaulted in respect of payment of statutory dues of the employees, एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स उनकी जो भी फिक्स्ड ड्यूज थे कि जो उनको पे करने थे, अगर वो उन्होंने टाइमली पे किए हुए हैं, तब भी वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप, तो जो भी उनके पार्टली पेड अप शेयर थे पहले उनको उस डेट पर
फुल्ली पेड अप उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो भी कंडीशन वहाँ पे प्रेस्क्राइब है वो सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद वो अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। द बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड ऑन लीव ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता। डिविडेंड अलग है, बोनस शेयर कब देना है? अगर आपके पास सब कुछ देने के बाद भी कुछ आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स बच गए हैं, तब आप बोनस शेयर इशू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नाउ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये मैं आपको क्रिस्प में बता दूं तो ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है? अगर कोई किसी शेयर होल्डर के पास शेयर है और वो किसी और को देना चाहता है, शेयर आपको पता है एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक से दूसरे को बड़ी इजीली ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है? तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है तो ये जो शेयर्स होते हैं ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हर एक शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। बट ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है कि वहां पर शेयर होल्डर अपनी इच्छा से ये वो उसको नहीं कर रहा है, वहां पर बाय लॉ वो वहां पर शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ अगर हो रहा है तो उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसफर क्या होता है? वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से अगर एक शेयर होल्डर दूसरे किसी पर्सन को अपने शेयर ट्रांसफर कर देता है तो वो होता है ट्रांसफर। ट्रांसमिशन अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। कि अगर कोई सपोज किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका जो भी नॉमिनी है वो उसके शेयर जो है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दिस इज द ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओनर था उसने अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं किया, उसकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो शेयर ट्रांसफर हो गए उसके नॉमिनी को। दिस इज अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ। या फिर कोई पर्सन इनसेन हो गया है, मेंटली रिटार्डेड हो गया है, वो अपने शेयर्स को नहीं देख सकता, तब भी शेयर किसी और को दिए जा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। आई थिंक दोनों में डिफरेंस पता चल गया। तो एक बार मैं ये पढ़ रही हूँ। Share of a company are movable property and can be transferred by shareholder in the manner prescribed by the article. ठीक है? Right of share transfer share is absolute and inherent in the ownership of the share. तो ये जो शेयर का ट्रांसफर ऑफ शेयर का जो राइट होता है ये फिक्स्ड है और ओनरशिप में ये छुपा हुआ होता है। मतलब उसको अलग से बताना नहीं पड़ता कि आपको ये राइट है कि आप अपने शेयर ट्रांसफर कर दो। अगर कोई भी शेयर का ओनर है तो ये मान के चला जाता है उसके पास शेयर ट्रांसफर करने का राइट है, और इस राइट को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी क्लॉज डाल के इस राइट को छीना नहीं जा सकता। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर अकर इन केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वहां पर आ जाता है। अब दोनों का डिफरेंस पता चल गया। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है? वॉलंटरी एक्ट है, और ट्रांसमिशन अंडर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ऑब्लिगेशन है उसकी। ट्रांसफर ऑफ शेयर करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है कि एक के नाम से दूसरे के नाम पे अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां पर एक फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है। बट जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है उसमें ऐसा कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर कोई पर्सन मर गया तो उसके लिए क्या फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो उसको सिर्फ ये इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को कि हम मेरे इसके शेयर अब इसके नाम पे ट्रांसफर हो गए हैं, और साथ में प्रूफ लगाना पड़ता है कि किस वजह से ट्रांसफर हो गए। दैट्स इट। उसके अलावा कोई फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट वहां पर नहीं चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बीइंग पुट अप बाय एनी रेगुलेशन और लॉ। तो अगर वहां पर कोई लॉ ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे सपोज लॉक इन पीरियड जैसे हम बोल रहे हैं कि 3 साल का है, तो 3 साल तक कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं हो सकता। बट ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन ट्रांसमिशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन मर गया तो उस केस में तो उसको लॉक इन पीरियड नहीं देखेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी को वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है कि कई बार कंपनी जब कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है, वो भले ही मार्केट से खरीदे, ओपन मार्केट से, या फिर अपनी शेयर होल्डर से जाके वो शेयर अगर खरीद लेती है तो उसको हम बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं।
कि कई बार क्या होता है, कंपनी के पास पैसा बहुत है, वो चाहती है कि उसका पैसा जितना मार्केट में है वो उसके पास वापस है, मतलब उसको उतने शेयर अभी नहीं चाहिए, इतनी शेयर कैपिटल की उसको जरूरत नहीं है, तो वो अपने शेयर को बाय बैक कर लेती है। बाय बैक कब कर सकती है? उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथोराइज होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि वो बाय बैक कर सकती है। जनरल मीटिंग में उसको एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और उसमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा बायबैक कि वो बायबैक क्यों करना चाहती है, या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उस स्पेशल रिजोल्यूशन में उसको मेंशन करनी पड़ेगी, जो उनको पास कराना पड़ेगा। इसके अलावा the amount involved in the buyback must not be more than 25% of total paid up capital and free reserve of the company। तो कितना बायबैक कर सकती है? जो भी उसकी टोटल पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व, उसके 25% से ज्यादा, सिर्फ उसका 1/4 अमाउंट तक वो बायबैक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है बायबैक के बाद भी 2:1 रहनी चाहिए, उसकी वो रेशियो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी के पास इक्विटी बहुत ज्यादा हो जाए और डेट कम रह जाए। द प्रोपोर्शन शुड बी 2:1 आफ्टर बायबैक। जो भी कंपनी शेयर बायबैक करती है या सिक्योरिटीज बायबैक करती है, दैट शुड बी फुल्ली पेड अप। उस पे ऐसा नहीं हो कि जो भी शेयर होल्डर है उनकी कॉल मनी तो बाकी है पर उनसे शेयर खरीद लिए। नो, द शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। The buyback of share or other specified securities listed on any recognized stock exchange must be in accordance with the SEBI guidelines। अगर कंपनी बायबैक कर रही है शेयर का और वो लिस्टेड है तो उनको सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा जो भी इन्होंने बायबैक के लिए दी हुई है। और अगर वहां पर कुछ भी, अगर वो एक अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो उस केस में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है बायबैक के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो बायबैक के लिए फंड कहाँ से यूज हो सकता है? उसके लिए वही फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो यूज हो सकता है, या फिर उन्होंने कहीं फ्रेश इश्यू कुछ और किया था वहां से जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे वो बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। By purchasing the security issued to employees of the company pursuant to a scheme of stock option or sweat equity। तो ये वही है कि यहाँ पर ये दोनों चीजें भी बायबैक के लिए यूज की जा सकती है, कि मतलब अगर उन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो शेयर दिए थे या स्वेट इक्विटी में जो शेयर दिए थे, जो भी एम्प्लॉयज को शेयर दी गए हैं वहां से भी वो सिक्योरिटी को परचेज कर सकती है। Buyback must be completed within 12 months from the date of passing the special resolution। जिस डेट पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया जाएगा बायबैक का, तो उस डेट से 12 महीने के अंदर अंदर उनको वो बायबैक अपना कंप्लीट करना है। जितना शेयर चाहते थे उतने उन्हें 12 महीने के अंदर अंदर खरीदने हैं। Before passing the resolution of buyback, the company is required to file with the registrar and SEBI a declaration of solvency। तो कंपनी को अपनी सॉल्वेंसी रिपोर्ट जो है वो वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास और सेबी के पास, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वेरीफाई करेंगे, मतलब वो एफिडेविट देंगे या जो भी रिक्वायरमेंट होगी। पहले उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक सॉल्वेंट कंपनी है, इसलिए वो बायबैक करना चाहती है। इसके अलावा और भी यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस हैं। लास्ट में एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगी डीमैट सिस्टम। डीमैट सिस्टम आप लोगों को पता है, जो हम कह रहे थे डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में जो शेयर इशू किए जाते हैं। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर इन द सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द डिपॉजिटरी। जैसे आपने जो भी देखा होगा कि आजकल जिसके पास भी शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ये तो पहले क्या होता था कि किसी के पास कितने शेयर होते थे ना, उसका एक उनको लाइक एक फॉर्म दिया जाता था कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर हैं, तो वो एक हार्ड कॉपी होती थी। आजकल क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब उनका अकाउंट खुला हुआ है और उस अकाउंट में उनके नाम से वो लिखे होते हैं कि इसके पास इस कंपनी के इतने शेयर हैं। तो डिपॉजिटरी सिस्टम की इन्वेस्टर की जो भी सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है डिपॉजिटरीज के पास। In this system, transfer of securities takes place by means of book entries on the ledger of depository। तो अब क्या है कि जो भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी होगा वो सिर्फ बुक्स में होगा, बुक एंट्रीज होंगी उसकी। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ एक्सचेंज ऑफ पेपर होगा कि एक्स ने वाई को अपने शेयर ट्रांसफर किए तो वो एक पेपर उसको देगा कि मेरे ये शेयर अब आपके हैं तो ये आप डॉक्यूमेंट लो। नो, सिर्फ देयर विल बी द लेजर एंट्रीज। The system is also known as scriptless trading system
as the system dispenses with the securities and its movement in the physical form. तो इसमें जो है वो वाला अब जो सिक्योरिटीज ली दी जाती हैं अब वो फिजिकल फॉर्म वहां पर सारा खत्म हो गया है. There are 2 depositories in India at present. 2 depository हैं at present. National Security Depository Limited and Central Depository Services Limited. NSDL, CDSL. Dematerialization is the process of converting physical scripts into computerized ledger account maintained by depository. तो जो भी उनकी physical scripts हैं उनको computerized form में convert करना इसको हम dematerialization कहते हैं. In this process, the physical security certificate of an investor is surrendered to the company through the depository and an equivalent number of securities are credited in इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. तो उसमें क्या है कि अगर जो भी उनके पास फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट था वो डिपॉजिटरी को दे देते हैं और जितने शेयर उस पर मेंशन होते थे वो सारे उनके इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में वहां पर अपडेट कर देते हैं कि इनके पास इस अकाउंट में इतने शेयर्स अवेलेबल हैं. डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इज ऑप्शनल एंड एन इन्वेस्टर हैज द चॉइस टू होल्ड सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म. तो ये जो है ये टोटली ऑप्शनल है कि अगर वो चाहे उसको भरोसा नहीं कि नहीं मेरे शेयर तो ऐसे कर देंगे या इधर उधर कर देंगे मुझे पता नहीं चलेगा तो वो चाहे तो फिजिकल फॉर्म में भी उसको रख सकते हैं. फाइन. तो दिस इज द डीमेटीरियलाइजेशन. और अगर किसी पर्सन के फॉर्म किसी इन्वेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है तो वो चाहे तो उनको फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकता है कि अभी उसके पास सपोज इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में वो कह देगा मुझे तो इसके फिजिकल फॉर्म में सारे दो तो उसको रीमेटीरियलाइजेशन कहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2. यहाँ तक अगर किसी के जो भी डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट. बेटा मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है उनके पास शेयर कैपिटल होती है क्योंकि कंपनी क्या होता है कि कंपनी को एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है तो वो जो भी पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है कोई भी कंपनी शुरू की जाती है उसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं. बिना शेयर कैपिटल के कोई भी कंपनी अपना काम शुरू कर ही नहीं सकती क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. तो इन्वेस्टमेंट के बिना उनका काम नहीं चलेगा. तो शेयर कैपिटल हर एक कंपनी के पास होती है. मार्किंग स्कीम बेटा आपका जो कंपनी लॉ है वो 5 यूनिट्स में आपका डिवाइड है. सिलेबस आपको मैं हर क्लास में मैं आपको हर यूनिट का सिलेबस बता रही हूँ जो भी मेरी यूनिट चल रही है. तो ईच यूनिट कैरी इक्वल मार्क्स. 5 यूनिट है तो दे आर कैरिंग इक्वल वेटेज. कंसोलिडेट वैल्यू कि सपोज किसी के पास 10 शेयर हैं 100 रुपए का एक शेयर है तो वो एक सपोज उसका एक स्टॉक बना देंगे कह देंगे 1000 रुपए की स्टॉक की वैल्यू है तो वो 100 रुपए के हिसाब से 10 शेयर के 1000 रुपए नहीं बता रहे हैं वो एक स्टॉक की वैल्यू बता रहे हैं कि इस स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपए है. तो वहां पर वो खत्म हो गया कि इसमें 10 शेयर हैं या उसमें 100 शेयर है. इट इज अ कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ ₹1000. आप इसके लिए 10 ईयर्स रेफर करते रहिए आपको आइडिया रहेगा एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं कि कौन से में चॉइस आएगी ये सब आपको 10 ईयर्स में मिल जाएगा. स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है. शेयर जो है वो एक छोटी सी यूनिट होती है हमारी शेयर कैपिटल की और स्टॉक जो है जब हम उन शेयर वैल्यूज को क्यूमुलेट कर देते हैं तो वो हमारा एक स्टॉक बन जाता है. स्टॉक इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू कंसोलिडेटेड वैल्यू और शेयर हमारा इंडिविजुअल वैल्यू होती है. ट्रेडिंग सिस्टम आपको पता है ना बेटा ट्रेडिंग चलती है तो शेयर वहां पर हमारे खरीदे बेचे जाते हैं. कोर्स बेटा आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए बट वी हैव वेरी लिमिटेड क्लासेस. आपको पता है कि अभी तक आपकी जो एग्जाम डेट है 12 दिसंबर है तो अब तक जितना हो पाएगा आई विल ट्राई टू कवर अप द मैक्सिमम सिलेबस ऑफ योर. क्वेश्चन के आंसर बेटा अगर आपको वहां पर इलेबोरेट अगर सपोज आपको 15 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप बहुत शॉर्ट में नहीं लिखोगे क्योंकि 15 नंबर आपको फिर चाहिए तो आपको फिर उसमें देना पड़ेगा ना और यूजुअली आपके इसमें तो सारा पॉइंट्स का है मैक्सिमम पॉइंट्स दोगे तो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स. ऐसा पेजेस नहीं होता है. आप रेलेवेंट कंटेंट लिखिए आंसर के लिए तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बट इट शुड कवर योर होल सिलेबस मतलब उसमें सारी चीज आपकी कवर होनी चाहिए.
क्वेश्चंस में बेटा टाइम टू टाइम बता रही हूँ कि डिफरेंसेस क्या है या शॉर्ट नोट क्या है, जैसे मैंने बताया था स्वेट कैपिटल है या ईसोप है या बायबैक ऑफ शेयर है, इनके ऊपर आपके शॉर्ट नोट आते हैं। तो ये शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना है, तो इसमें आपको थोड़ा हर एक यूनिट को, मतलब हर एक चीज को टच करना है। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कि सपोज उनके पास मैक्सिमम 200 मेंबर ही वो रख सकते हैं। बट अगर वो मार्केट में शेयर इशू कर देंगे तो उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फिर कैसे ये चीज इंश्योर करेंगे कि फर्स्ट 200 को देना है या किसको देना है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्राइवेट कंपनी जो है यूजुअली शेयर इशू नहीं करती है। कंपनी एक्ट में जो भी गाइडलाइंस हैं हर एक कंपनी को वो फॉलो करना मैंडेटरी है। इसके अलावा तो उनकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, या फिर कोई कंपनी सेबी में अगर लिस्टेड होती है तो वो उसको वहां की गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर ये कंपनी का बेसिकली एक ऑफिस होता है जहां पर हर एक कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं कि वो कौन सी कंपनी किस नाम से स्टैब्लिश है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। तो ये एक बेसिकली उनका एक ओवरलुक करती है हर एक कंपनीज को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है ये। डीमैट फॉर्म आप ने ये एक्सचेंज मार्केट सुना है, यहाँ पर लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो एक अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे रैली गियर हुआ या और भी लाइक कौन सी होती है आपको कंपनीज, आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग आइडिया, तो वहां पर वो अकाउंट खुलवा के रखते हैं। तो वो अकाउंट जो होते हैं वो उनका डीमैट अकाउंट होता है जिसमें उनके शेयर्स बेसिकली रखे जाते हैं कि इस अकाउंट में इतने शेयर्स हैं। प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, बट वो सिर्फ उनके मेंबर्स के लिए होता है, वो फिर वो पब्लिक के लिए नहीं वो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल हुआ। प्रोस्पेक्टस बेसिकली कब निकालती है कंपनी, जब अपने शेयर इशू वो कर रही होती है, उनको नए शेयर मार्केट में लाने होते हैं, तो वो कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन या जो भी शेयर इशू कर रही है वो उस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है और उसकी डिटेल्स वहां से उनको मिल जाती हैं। कॉल ऑन शेयर बेटा कि जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स आप पढ़ के आए हो 12th में, तो पहले तो एप्लीकेशन वहां पे जाती है कि हमें इतने शेयर खरीदने हैं, तो उन्होंने कुछ पैसे उसके साथ दिए। फिर जब कंपनी शेयर अलॉट कर देती है तो फिर अलॉटमेंट मनी वो पे करते हैं। तो उसके बाद जितना पैसा रह जाता है, कि सपोज पर शेयर की बात करें तो 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए तक तो उन्होंने पे कर दिया, बाकी के 5 रुपीज लेफ्ट है, तो वो कंपनी इंस्टॉलमेंट बना देती है कि ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉल मनी। कॉल का मतलब जब कंपनी कॉल करेगी उनको वो ये पैसा पे करना पड़ेगा। ये जो मटेरियल मैं यूज कर रही हूँ बेटा ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक में से लेके मैं वो आपको शॉर्ट में लेके आ रही हूँ, क्योंकि पूरी बुक के पेजेस पढ़ाने इट्स डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम। तो इट इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ ओनली। परिपशु का मतलब कि दे आर हैविंग द सेम राइट्स एज द अदर शेयर होल्डर्स आर हैविंग, कि स्वेट इक्विटी शेयर जिनको इशू किए जा रहे हैं तो उनके पास भी वो सेम राइट्स होंगे, वो उसी लेवल पर होंगे जो बाकी शेयर होल्डर्स जिस लेवल पर हैं। एक ही बात है, स्वेट शेयर स्वेट कैपिटल, शेयर कैपिटल को ही हम स्वेट शेयर या स्वेट स्वेट कैपिटल की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने शेयर कंपनी की इक्विटी शेयर्स जिन्होंने कंपनी के खरीदे हुए हैं उनको हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। इट्स नॉट स्वीट, इट्स स्वेट। आई वॉन्ट टू टीच स्लो बट द सिलेबस इज एक्चुअली टू मच, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना अच्छे से समझा सकती हूँ और जितनी स्पीड में रख सकती हूँ उसके हिसाब से मैं करूँ। शेयर पर ट्रांसफर हो सकते हैं बट बेटर द लिमिट कैन शुड नॉट एक्सीड 200 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी की शेयर एक्सीड नहीं, मेंबर्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए 200 से। इंसैनिटी होती है कि अगर किसी कोई आदमी अपना दिमागी संतुलन खो दे तो ही दैट पर्सन इज कॉल्ड इनसेन पर्सन। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डीमैट अकाउंट बेटा, फंड तो आपका एक अलग होता है, डीमैट अकाउंट जहां पे आपकी ट्रेडिंग बेसिकली चल रही होती है।
आप बुक मैंने आपको बताया था, आप अनिल कुमार सर की बुक ले सकते हो, रीना चड्डा ले सकते हो, एनडी कपूर ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी बुक आप इस सब्जेक्ट के लिए ले सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे आपके, ऑफलाइन एग्जाम अभी नहीं है अभी तक के हिसाब से। बाकी आप SOL की वेबसाइट चेक करते रहो, आपको उस पर पूरी डिटेल्स मिलेगी। कॉल ऑन शेयर बेटा, जो मनी रह गई, लेफ्ट आउट मनी, अलॉटमेंट के बाद जितना पैसा रह गया उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाती है कंपनी, उस इंस्टॉलमेंट को हम कॉल मनी कहते हैं। पेपर पैटर्न आपका वही बेटा, अगर OBE में था तो आपका पुराना एग्जाम जैसा आपका आया था कि पहले आपको आया था कि 6 आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, 4 करने थे, तो होपफुली अभी भी यही रहेगा। अभी तक तो ऐसा कोई चेंज नहीं पता चला। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, OBE ही है अभी तक। बोनस शेयर होता है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा अब इस टाइम आ गया, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है कि डिविडेंड देने के पास भी बाद भी काफी सरप्लस अमाउंट उनके पास बच गया, तो वो अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर इशू कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। तो उस सरप्लस में से बोनस शेयर्स वो बोनस इशू करते हैं, तो वो उनकी शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। सेल्फ स्टडी से यू कैन ऑब्टेन वेरी गुड मार्क्स। अच्छे से पढ़ो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। अच्छे से लिख के आना। आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेरीज, तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट। फाइन, सो गुड बाय फॉर टुडे।